आदाब सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सिलेक्शन मार्क में। तो आज 5 अप्रैल 2024 को हम आज फिर से करने वाले हैं करंट अफेयर के वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप हमें सिलेक्शन मार्क इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ भविष्य सिंह फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी को इस इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ लिख करके मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो आप सभी को पता ही है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है ये क्लास हमारी करंट अफेयर की। डेली करंट अफेयर क्लास चलती है इसी सिलेक्शन मार्क यूट्यूब चैनल पर। और चलिए, ये क्वेश्चंस का टाइप रहने वाला है। आप सभी को पता ही है, क्वेश्चन रहते हैं 4 ऑप्शंस और उनके साथ साथ डिटेल और साथ में पीएनजी भी, जिससे कि आपको क्वेश्चंस याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। ठीक है, चलिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास 5 अप्रैल 2024। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? ठीक है, तो जैसे कि आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी वाराणसी। ठीक है, चलिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। तो आप जैसे यहाँ पीएनजी में भी देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति ने कैंसर के लिए पहली, है ना, घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है। ठीक है, ये देखिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे मैंने कुछ डिटेल लिखी है आईआईटी बॉम्बे के बारे में, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे तथा टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसमें एक तो आईआईटी बॉम्बे हो गया, एक तो आईआईटी बॉम्बे प्लस, है ना, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ठीक है जी, दोनों का सहयोग से विकसित किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत की पहली जीन थेरेपी की शुरुआत कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बड़ी सफलता है। ठीक है, चलिए। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाल ही में डीआरडीओ ने हाल ही में डीआरडीओ ने, है ना, बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर ए अग्नि प्राइम में, नाग या त्रिशूल या प्रहार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अग्नि प्राइम। हाल ही में SFC, है ना, स्ट्रेटेजी फोर्स कमांड, डीआरडीओ की नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि परीक्षण का ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, एसएफसी तथा सशस्त्र सेना बलों ने इस टेस्टिंग की बधाई दी। अग्नि प्राइम 2 स्टेज वाली सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे अग्नि प्राइम के बारे में थोड़ी सी डिटेल। ठीक है, चलिए। अगर इसमें थोड़ा सा हम और आगे जाने की कोशिश करें तो जो हमारी ये अग्नि प्राइम है, तो ये कितने किलोमीटर की, 2000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। 2000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। ठीक है, चलिए। अगर हम बात करें कब लॉन्च हुई है, तो ये 4 अप्रैल 2024 को। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, कहाँ से लॉन्च की गई है? तो ये ओडिशा के तट, ओडिशा तट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है, लॉन्च की गई है। चलिए, अगर हम बात करें इसके अलावा, जैसे डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है?
डीआरडी का अध्यक्ष कौन है? समीर समीर बी कामत। समीर बी कामत जी, ठीक है। चलिए, अगर हम इसके अलावा जैसे ऑप्शन नंबर बी के हम थोड़ी डिटेल की बात करें तो नाग क्या है? ये एंटी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है जी। चलिए, नाग। अच्छा, ये 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक का प्रहार करने में सक्षम है। 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक का प्रहार करने में सक्षम है ना। और इसके साथ साथ यह जमीन पर दागी जाने वाली मिसाइल है, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करें तो इसका निर्माण किसने करा है? तो इसका निर्माण भी किसने करा है? डीआरडीओ प्लस डायनामिक भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है जी। चलिए, अगर हम बात करें त्रिशूल की, तो त्रिशूल क्या है? तो त्रिशूल भी जमीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। तो इसका भी आविष्कार किसने किया है? ये इसको बनाने में योगदान रहा है डीआरडीओ का, प्लस भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड का। अगर हम बात करें प्रहार की, तो प्रहार क्या है? प्रहार भी एक मिसाइल है जो कि कहाँ प्रहार करती है? सतह से सतह पर, सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, ठीक है जी। चलिए, तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है कौन से तट से इसका परिक्षेपण किया गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण अग्नि प्राइम, ठीक है। इसी को अग्नि पी के नाम से भी जाना जाता है, अग्नि पी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन और डिटेल दोनों समझ आ गई होंगी। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? ठीक है जी। चलिए, ऑप्शन नंबर ए रविचंद्रन आनंद को, ऑप्शन नंबर बी महेश कुमार को, ऑप्शन नंबर सी राजीव सिंघल को, ऑप्शन नंबर डी आनंद सेन को। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राजीव सिंघल। टाटा समूह का वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने हाल ही में राजीव सिंघल को अपना प्रबंधक निर्देशक यानी कि एमडी, पहले ये सीईओ थे, अभी इनको एमडी नियुक्त किया गया है ना। उन्होंने किसके रिप्लेसमेंट किया है, किसकी जगह आए हैं? तो आनंद सेन के स्थान पर लिए है ना। 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले सिंघल टाटा इंटरनेशनल में कार्यरत निर्देशक और मुख्य परिचालक अधिकारी यानी कि सीओओ, माफ कीजिए, सीईओ नहीं सीओओ थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजीव सिंघल जी का मैंने यहाँ लगाया भी है, फोटो भी लगा रखा है। राजीव सिंघल मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, टाटा इंटरनेशनल के, ठीक है, टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंधक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? काठिया गेहूं, ठीक है, काठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है ना। 4 ऑप्शन है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारे यहाँ? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। हमने कुछ डिटेल लिखा है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में उपज काठिया गेहूं को हाल ही में जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स प्रदान किया गया है। इस फसल के लिए जीआई टैग का आवेदन 2022 में किया गया था। मैंने एक जीआई टैग की लास्ट में पीएनजी भी लगा रखी है और आप उस तक जरूर जाएं, आपका जीआई टैग से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जीआई टैग से संबंधित, ठीक है। तो क्लास वीडियो के अंत तक बने रहें
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, काठिया गेहूं की खासियत क्या है? काठिया गेहूं की खासियत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। काठिया गेहूं, काठिया गेहूं, एक तो ये क्या है, सरबती की अपेक्षा प्रोटीन इसमें 1.5 से 2% तक ज़्यादा है। 1.5 से 2% तक क्या प्रोटीन इसमें ज़्यादा है। ठीक है जी। अगर हम बात करें विटामिन ए की मात्रा इसमें अधिक है, विटामिन ए की अधिकता है। ठीक है। और इसमें बीटा कैरोटीन व ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र का ये कृषि उपज गेहूं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। हाल ही में भारत हाल ही में भारत संस्कृत भाषा के अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश की मदद करने पर सहमत हुआ है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भूटान, बी मॉरिशियस, सी श्रीलंका या डी नेपाल। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, नेपाल हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 3 दिवसीय नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का अंत में यह निर्णय लिया गया था। अब भारत जो है नेपाल को शिक्षा तथा संस्कृत भाषा अनुसंधान और शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए उसका सहयोग करेगा, यह मदद करेगा। ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा नेपाल। ठीक। अगर हम बात करें तो नेपाल की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो इसकी कैपिटल हो जाएगी काठमांडू। काठमांडू। ठीक है। नेपाल में करेंसी कौन सी चलती है? तो ये नेपाली रुपया चलता है यहाँ पे। ठीक है। नेपाली रुपया चलता है। अगर हम बात करें यहाँ की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तो यहाँ की पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल असेंबली। ठीक है जी। तो नेशनल असेंबली कहते हैं इसको। अच्छा, अगर मैं नेपाल के पीएम की बात करूं तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पुष्कर कमल दहल। कौन है? पुष्प कमल दहल। ठीक है जी। चलिए, अगर मैं थोड़ा सा इसमें मॉरिशस की बात करूं यहाँ पे डिटेल में, तो मॉरिशस की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो पोर्ट लुई हो जाएगी। मॉरिशियस की कैपिटल की अगर हम बात करें तो मॉरिशस की कैपिटल क्या हो जाएगी यहाँ पे? पोर्ट लुई। पोर्ट लुई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? तो यहाँ की पार्लियामेंट को भी नेशनल असेंबली ही कहते हैं। नेशनल असेंबली। ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ, पीएम कौन है यहाँ पे मॉरिशस में? तो पीएम हो जाएंगे आपके प्रविंद जगन्नाथ। प्रविंद जगन्नाथ। ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भूटान के बारे में और देख लें तो भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? भूटान की कैपिटल क्या आ जाएगी? थिम्पू। ठीक है। चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। मार्च 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी का संग्रह हुआ है? ठीक है। चार ऑप्शन है, 1.5, 1.68, 1.58, 1.78 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें जीएसटी की तो प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि देखने को मिल रही है हमें? 11.5% की वृद्धि। 11.5% की वृद्धि हर साल। ठीक है। हर साल 11.5% की वृद्धि। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1.78 लाख करोड़ रुपए। अगर हम बात करें तो ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।
संग्रह है। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा जीएसटी के बारे में बात कर लें तो जीएसटी डे कब मनाया जाता है? जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी कब मनाया जाता है? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, कैसा कर है ये? अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, ये बिल कब पास हुआ था राज्यसभा में? तो ये हुआ था 3 अगस्त 2016 को। ठीक है, चलिए राज्यसभा में बिल पारित हुआ था। कितने टाइप की जीएसटी ली जाती है? तो ये 5 तरह की जीएसटी ली जाती है। 0% और 5%, 12% और 18% और 28%। ठीक है, चलिए। तो 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, और साथ ही जीएसटी डे भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहा कैलिस्ट्रो निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है या किस ग्रह का उपग्रह है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बुध, बृहस्पति या मंगल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैलिस्ट्रो हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का दूसरा, है ना, सबसे बड़ा उपग्रह है, और यह पूरे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा, है ना, उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास लगभग 4820 यानी कि 4820 किलोमीटर है, जो बुध ग्रह का 99% है ना। लेकिन बुध से काफी घन कम होने के कारण इसका द्रव्यमान बुध का केवल 1/3 है इसका है। ठीक है, अगर हम डायमीटर यानी कि व्यास की बात करें तो वो कितना है? 4820 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा सा इसमें डिटेल की बात जाए तो हमने लिखा है कि बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा बड़ा ग्रह है बृहस्पति का? तो गैनीमेड। बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? तो ये है गैनीमेड। गैनीमेड के बाद, है ना, कैलिस्ट्रो। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व में तीसरे नंबर का है तो दूसरे नंबर पे कौन है? तो ये है शनि का उपग्रह टाइटन। ठीक है, टाइटन के बाद तीसरे नंबर पे और गैनीमेड के बाद सेकंड नंबर पे। ठीक है, चलिए टोटल कुल मिला के कितने नए उपग्रह फाउंड हुए हैं इसके बृहस्पति के? तो 12 नए हुए हैं। अब टोटल कितने हो गए? टोटल 95 उपग्रह हो गए। ठीक है, 95, 95। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे सर्वाधिक ग्रह किसके पास हैं? तो ये शनि के पास हैं। कितने ग्रह हैं? 145 ग्रह हैं। ठीक है, उपग्रह सबसे ज्यादा किसके पास हैं? तो शनि के पास है। ठीक, चलिए। अच्छा, अगर हम बात करें बृहस्पति को तो बृहस्पति को कैसे क्या कहा जाता है? जुपिटर कहा जाता है। जुपिटर जो कि रोमन धर्म के प्रमुख देवता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, रोमन धर्म के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। ठीक है, जुपिटर। चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी रोम। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम में। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन AFAO 29 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये
रोम में, ठीक है, रोम में आयोजित किया गया है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें हेड ऑफिस की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये रोम यानी कि इटली में है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया है, ठीक है। भारत सरकार ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। बाजरा कम समय में पैदा होने तथा बढ़ने के लिए कम पानी के उपयोग में आता है। इसको बढ़ने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और बाजरा कम समय में ही पैदा हो जाता है। चलिए, अगर हम बात करें सब सर्वाधिक भारत में बाजरा की उपज करने वाला राज्य, तो वो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, सर्वाधिक। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सीताराम मीणा, सीताराम मीणा को नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है ना। नाइजर किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप पर है, ठीक है। चलिए, सीताराम मीणा को नाइजर के नए राजदूत यानी कि एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, अभी ये वर्तमान में किस पोस्ट पर है, तो ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निर्देशक हैं, ठीक है। चलिए, मैंने इसका थोड़ा सा डिटेल लिखा है। नाइजर फ्रांसीसी उच्चारित फ्रांस अफ्रीका का एक देश है। इसका नाम नाइजर नदी के नाम पर पड़ा है। नाइजर की सीमा 7 देशों से मिलती है। इसमें नंबर 1 माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, है ना, बेनिन और बुर्किना, है ना, फासो शामिल है, ठीक है। तो 7 देशों से मिलकर बना है। अगर हम बात करें, तो मैंने बताया आपको जैसे कि अभी जो सीताराम मीणा है, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में कौन है, निर्देशक के रूप में कार्यरत है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश, है ना, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों की वैश्विक सूची में शीर्ष पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, इंडिया। इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत नंबर 1 पर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का इंटरनेट शटडाउन उल्लंघन करता है, ठीक है, उल्लंघन करता है। तो आर्टिकल या अनुच्छेद 19 का क्लोज 1, ठीक है, 19 का क्लोज 1। अच्छा, वैसे अगर मुझे बताओ आप, इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या है, इंटरनेट, है ना, शट डाउन, इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या है, जो आम यूजर के लिए नेट सेवा बंद कर दी जाती है, उसी को इंटरनेट शटडाउन कहते हैं, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में जो आम यूजर्स का नेट कर दी जाती है, तो उसी को हम इंटरनेट शटडाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंटरनेट सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर हम बात करें केस राजनारायण बनाम यूपी केस 1975, राजनारायण बनाम यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य 1975 मामले में, ठीक है, अंतर्गत एक मूल अधिकार की घोषित किया है, आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लोज को, ठीक है। चलिए, अगर हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल की अगर हम बात करें, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मौलिक अधिकार आर्टिकल भारतीय संविधान के पार्ट
पार्ट 3 में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, तो मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में आते हैं? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, फंडामेंटल की अगर हम सोर्स की बात करें, अगर फंडामेंटल की सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या है इनका? यूएसए यानी कि अमेरिका। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का सोर्स क्या हो जाएगा हमारा? तो अमेरिका हो जाएगा। फंडामेंटल को अधिकार का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं किसका? अधिकारों का। ठीक है, तो भारतीय व गैर भारतीय दोनों को प्राप्त होते हैं फंडामेंटल राइट, लेकिन भारतीय व गैर भारतीय यानी कि इंडियन प्लस नॉन इंडियन दोनों को प्राप्त हैं लेकिन आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को छोड़कर ये केवल भारतीय को प्राप्त हैं। ठीक है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। अगर हम बात करें आर्टिकल कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं, तो 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार की बात करते हैं, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, आर्टिकल 29 और 30 जो है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के सहित, यानी कि आर्टिकल 32 इंपोर्टेंट है इसमें, आर्टिकल 32 है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करते हैं, है ना। तो आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने पर आप इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के लिए। अगर हम बात करें आर्टिकल 19 के क्लोज 1 की, तो आर्टिकल 19 के 1 क्लोज में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ तथा सहकारी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, और पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और व्यवसाय और बिजनेस कहीं भी बिजनेस करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट के आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए क्लोज से लेके कहाँ तक है? ये जी तक है, आर्टिकल जी तक, जिसमें कि एफ क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। आर्टिकल आर्टिकल फर्स्ट क्लोज का एफ समाप्त हो गया है, किससे? 44वें संविधान संशोधन में। 44वें संविधान संशोधन है ना, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। चलिए, तो इसमें इतना ही। आशा करता हूँ आपको डिटेल आ गई होगी। जो मैं लिखता हूँ उस पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन जो मैं बोल भी रहा हूँ उसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जुड़ित है ना सुमीनवा तुलुका को किस देश के पहले महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो है ना, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें 4 ऑप्शन है, म्यांमार, कांगो, श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने इसमें पीएनजी लगा रखी है, जोड़ित है ना सुमिनवा तुलुका है ना, डी आर कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में ली गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कांगो देश की। ठीक है, अगर हम बात में इसमें थोड़ा डिटेल की करें तो अफ्रीका देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी के राष्ट्रपति फेलिक्स फेलिक्स त्सेकेदी ने 1 अप्रैल 2024 को जोडी सुमेनवा तोलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देख भी जीआई टैग से क्वेश्चन बाहर यहाँ से नहीं जाने वाला है। तो जीआई टैग्स हैं, हाल ही में प्रसिद्ध बनारस ठंडाई सहित पूरे भारत
के 60 से अधिक उत्पादकों को भारतीय यानी कि भौगोलिक जीआई टैग संकेत मिला है, प्रदान किया गया है। कितने? 16+। ठीक है। जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग न उन विशिष्ट उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। ठीक है। भारत में जीआई टैग को वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण का संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया गया था। ये मैंने कल की क्लास में भी कराया था शायद। और जीआई टैग पंजीकरण 15 सितंबर 2003 से लागू हो चुका है। और मैंने सबसे पहले बताया था 2004 व 5 में किसको जीआई टैग मिला था। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पादक दार्जिलिंग चाय है सबसे पहला। ठीक है, भारत का पहला। ठीक है। जीआई टैग भारतीय उत्पादकों की प्रतिष्ठा एवं गुणवत्ता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ना। पेरिस कलेक्शन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जीआई टैग का पीएनजी सम आ गया होगा। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको ये आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।